गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटर रीजन पढ़ेंगे हम। आउटर रीजन मतलब जो हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे, एटॉमिक मॉडल, उसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई जो एक गोल्ड फॉयल होती है उस पर जो हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्ड करते हैं, जिससे जो है कुछ निष्कर्ष निकले थे कि भाई कुछ रेस तो बाहर निकल गई थी, कुछ टकरा के थोड़ी अलग हो गई थी, कुछ वापस आ गई थी। तो उसके बेस पे हमने ये दो चीज़ें निकल के आई थी रदरफोर्ड के मॉडल से, एक तो न्यूक्लियस, एक आउटर रीजन। तो न्यूक्लियस तो हम पढ़ चुके थे जी पहले, अब पढ़ेंगे हम बेटे आउटर रीजन। तो आउटर रीजन में क्या होगा, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, इस पे मत जाना है ना, यहाँ से करेंगे स्टार्ट। आउटर रीजन, नंबर फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस। इस स्पेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नंबर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, द न्यूक्लियस एटम इज द इलेक्ट्रोकेमिकली न्यूट्रली। देखो जी, इसे दोबारा देखो पॉइंट को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कब, जब वो इलेक्ट्रोकेमिकली क्या हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है बेटे, अगर आपका एटम न्यूट्रल है, अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उस एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा बताया था रदरफोर्ड ने। थर्ड पॉइंट, द रेडियस ऑफ द एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, जो न्यूक्लियस की होती है वो 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है बेटे। डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी क्या क्या कमियां थी। नंबर एक, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है बेटे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इसके मैंने बताया था ये एक स्पेस होता है जहाँ हमारे जो है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये जो स्पेस है ये, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी को जो है रदरफोर्ड डिफाइन नहीं कर पाया। कैसे, उन्होंने बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता रहता, मूविंग करता रहता है, तो इसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती रहती है। जब इसकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती रहती है, इससे क्या है, इसका पाथ छोटा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक बार मतलब कुछ टाइम बाद में किस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। और ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा संभव नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाया, तो इसमें यही लिखा हुआ है टेस्ट पॉइंट में। ठीक है। नेक्स्ट, ये वही है जो मैंने अभी बताया आपको। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, यानी कि स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होती है एटम की, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जी, उनके बारे में भी रदरफोर्ड हमें नहीं बता पाया था जी। ठीक है बेटे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। देखो, ऑफ के बाद में आपको लिखना प्रोटॉन और फिर आगे इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो प्रोटॉन कह दो या इलेक्ट्रॉन कह दो, लेकिन कैसे में, न्यूट्रल एटम में, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है जी। ठीक है बेटे। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर। या ये कह दो कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए जी हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ जी, एटॉमिक नंबर हुआ बेटे। नेक्स्ट, मास नंबर क्या होता है जी। देखो, किसी भी एटम के अंदर जो बेटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है। अब किसी भी एलिमेंट एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, एक्स कोई भी एलिमेंट हो गया, जेड कोई भी एटॉमिक नंबर है उसका, ए क्या है, एटॉमिक मास। वी नो दैट, हमने अभी पढ़ा था ए इक्वल टू किसके, पी प्लस एन।
पी हमेशा जेड के इक्वल होता है, यानी कि प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है जी। जेड को इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से। आप ये ध्यान रखो, जेड को एटॉमिक नंबर से, ए को एटॉमिक मास से, एक्स है एलिमेंट। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, जेड प्लस एन। तो न्यूट्रॉन अगर निकालने हो तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए माइनस जेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही एटॉमिक मास होता है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो मैं ए की जगह क्या रख सकूं, जेड, सॉरी पी की जगह क्या रख सकूं, जेड, और जेड की जगह क्या रख सकूं, पी। तो ए इक्वल टू कितना होता है, जेड प्लस एन। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए माइनस जेड। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में मैं निकालना सिखाऊंगा आपको, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप इसे अच्छे से नोट कर लें।